हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड की जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है उसके रिगार्डिंग जो भी आपको विज्ञप्ति दी गई है, यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन गिवन है और जो भी डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के समय डीएलएड की काउंसलिंग के समय देहरादून ले जाने हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि आपको किस तैयारी के साथ अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये है आपकी विज्ञप्ति, इस तरह से दी गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड। तो इसमें ये दिया गया है कि आपकी जो 2022-23 की जो प्रवेश परीक्षा है डीएलएड की, उसमें जो भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और जिनका काउंसलिंग में नाम आ रखा है, जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ रखा है, तो उनको 7, 8 एवं 9 अप्रैल को अपना प्रथम काउंसलिंग के लिए जाना है। यानी कि जिनका पहले लिस्ट में नाम आ रखा है उन सभी को जाना है 7, 8, 9 अप्रैल को। उसके बाद ये कहा गया है इसमें कि जितने भी प्रमाण पत्र हैं आपके, शैक्षिक प्रमाण पत्र और अन्य जितने भी प्रमाण पत्र आपके लगे हुए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म भरते समय लगे थे, उन सभी को आपको लेके जाना है। अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को इतनी तारीख को नहीं ले जाते हैं तो आपकी अन्यथा की स्थिति में जो आपका एडमिशन है वो निरस्त हो जाएगा। और इसके लिए आप जो वेबसाइट है इसकी यहाँ पे देख सकते हैं www.ubse.uk.government.in पे, जो कि यहाँ पे ही हम ये वाला डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे ये 2 वेबसाइट और दे रखी हैं, तो यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे 7 तारीख दे रखी है विज्ञान वर्ग और विज्ञानेतर वर्ग के लिए प्रथम काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक जिनका नाम आ रखा है, तो उन अभ्यर्थियों को, यानी कि 1 से लेकर 100 तक के अभ्यर्थियों को इस डेट को देहरादून जाना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फिर दूसरा है 8 तारीख विज्ञान और विज्ञानेतर वर्ग, यानी कि विज्ञान वर्ग के 101 से लेकर 210 तक और विज्ञानेतर वर्ग के 101 से लेकर 210 तक। तो इनको जाना है 8 अप्रैल को देहरादून अपना वेरिफिकेशन करवाने। उसके बाद लास्ट है 9 तारीख को जाना है आपको विज्ञान और विज्ञानेतर वर्ग के लिए 211 से 306 विज्ञान वर्ग के लिए जाना है और 211 से 323 तक विज्ञानेतर वर्ग के लिए जाना है। और यहाँ पे एक नोट लिखा गया है, उपरोक्त तिथियों में अपरिहार्य परिस्थितियों में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को अंतिम अवसर प्रदान करने हेतु 10 अप्रैल को काउंसलिंग पूर्ण की जाएगी। अगर किसी अभ्यर्थी का कि ऐसा कारण रह गया है कि जिस वजह से वो काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हो पाया, तो उसको एक मौका दिया जाएगा। तो 10 अप्रैल को लास्ट काउंसलिंग के लिए एक मौका दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी 1 से 123 या 1 से 306 तक के जो अभ्यर्थी हैं जिनका नाम इस लिस्ट में आया होगा, इस सिलेक्शन लिस्ट में, तो अगर वे अभ्यर्थी यहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं किसी भी कारणवश, तो उनको 10 अप्रैल तक का टाइम दिया जा रहा है। इसके बाद आपको कोई भी जो टाइम है वो नहीं दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जितनी भी डेट आपकी देर की है काउंसलिंग की, उस दिन आप वहाँ पे उपस्थित हो सकें। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिशा निर्देश दे रखे हैं काउंसलिंग के समय जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे दे रखा है आपको कि जो भी अभ्यर्थी हैं उनको मूल प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए समिति के सम्मुख अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है, जिनका विवरण निम्नवत है। तो आपको क्या क्या चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट ले जाने हैं उसका विवरण यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे तो पहला है आपको हाई स्कूल का मार्कशीट ले जाना है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ले जाना है, इंटरमीडिएट का आपको मार्कशीट ले जाना है, इंटरमीडिएट का आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद आप स्नातक परीक्षा के प्रत्येक वर्ष सेमेस्टर के अंक पत्र, यानी कि हर सेमेस्टर के आपको मार्कशीट ले जानी है। उसके बाद स्नातक परीक्षा का जो प्रमाण पत्र है, यानी कि डिग्री है, उसको भी ले जा सकते हैं। उसके बाद सेकेंड है SC, ST, OBC, EWS के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। उसके बाद है अन्य पिछड़ा वर्ग, जो कि OBC में चयनित प्रमाण पत्र के सक्षम अधिकारी द्वारा 6 अप्रैल 2020 से 6 अप्रैल 2022 के मध्य निर्गत होना अनिवार्य है। तो इस बीच का आपका जो OBC के कैंडिडेट्स हैं उनका जो प्रमाण पत्र है वो इसके बीच का होना चाहिए। उसके बाद है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा इतनी डेट के अंदर होने चाहिए। 6 अप्रैल 2021 से 6 अप्रैल 2022 के मध्य निर्गत होना अनिवार्य है। इसके अलावा तीसरा है 37 आरक्षण हेतु। तो यहाँ पे जिनको भी 37 आरक्षण इन कैटेगरीज में मिलने वाले हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी स्वयं आश्रित, तो इनको भी अपने ये कुशल खिलाड़ी के संबंध में यहाँ पे भी आपको प्रमाण पत्र लगाने हैं। उसके बाद है 4th स्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। उसके बाद है नियोक्ता द्वारा जारी अभिभावक एवं स्वयं का सेवा कार्यरत होने का प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है। अगर कोई सेवा में है तो उनको भी प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना है। 5th नंबर है डीएलएड प्रवेश परीक्षा हेतु जो आपने प्रवेश पत्र लिया था, आपका जो एडमिट कार्ड था उसको भी लेके आना है अपने, और आधार कार्ड अथवा कोई अन्य फोटो युक्त वैध ID कार्ड आपको यहाँ पे लगाना है। वोटर कार्ड लगा सकते हैं आप, पैन कार्ड लगा सकते हैं एंड ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं या आधार कार्ड लगा सकते हैं। उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो भी ले जानी है।
अब देखिए डॉक्यूमेंट की हमने बात कर ली है, अब देखते हैं क्या दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं। और इसमें तो आपका पहला जो पॉइंट लिखा है वो ये लिखा है कि अभ्यर्थी ने आवेदन करते समय जो भी आवेदन पत्र भरा था, फॉर्म भरते समय उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, जो भी अंक तालिकाएँ लगाई थी, तो उसको परीक्षण मूल प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों से किया जाएगा। उसका जो परीक्षण है यानी कि जो उसकी टेस्टिंग है, वेरिफिकेशन है, उसके जो मूल प्रमाण पत्र है यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनसे किया जाएगा, जो भी आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे। सेकंड ये लिखा है कि आपकी अगर शैक्षिक अर्हता, जब आप वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो वहाँ पे अगर कोई भी विसंगति पाई जाती है, कोई भी गड़बड़ी वहाँ पे पाई जाती है, तो उसे निदेशक महोदय की अध्यक्षता में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। तो वहाँ पे उसको प्रस्तुत किया जाएगा अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो। थर्ड है कि अगर आपने आवेदन पत्र में कोई भी त्रुटिपूर्ण अंक भरे हैं और विसंगति पाई जाती है कुछ भी, तो अभ्यर्थी का जो एडमिशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की खुद की होगी और उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। फोर्थ है कि अगर काउंसलिंग में कुछ भी विसंगति पाई जाती है, जांच की जाती है, तो उसके बाद जो 24 जनवरी 2022 के जो बिंदु हैं उनके अनुसार यहाँ पे जो भी गठित समिति है उसके द्वारा इसका जांच किया जाएगा। और फिफ्थ है, यदि अगर अंतिम अवसर जैसे आपको 10 अप्रैल दिया गया है तो और जो अभ्यर्थी है वो काउंसलिंग के तिथि के निर्धारित तिथि के दिन उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे अभ्यर्थी का जो एडमिशन है वो स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं रहेगा। यानी कि आपको लास्ट डेट होने से पहले पहले ही आपका वेरिफिकेशन के लिए जाना है और वेरिफिकेशन पे जाना आपका अनिवार्य है। अगर जिनका भी 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को है वो जाएंगे। कोई भी अगर कारणवश नहीं जा पाता है तो उसके लिए 10 तारीख यहाँ पे गिवन है कि आप 10 तारीख को भी अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप कभी भी जाते हैं तो आपका जो एडमिशन है या वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ इस 5वें पॉइंट में ये लिखा हुआ है। 6 पॉइंट है, जब भी काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हो रही है ये, वहाँ पे आपको 13 डाइट्स के सीटों के लिए वरीयता के आधार पर आपको प्राथमिक रूप से विकल्प भरवाए जाएंगे। यानी कि जैसे आप चॉइसेस भरते हैं आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है, तो उसके लिए प्रथम वरीयता आपको अपने गृह जनपद से भरना होगा, यहाँ पे लिखा है। 7वां पॉइंट है कि समस्त स्थानों सीटों हेतु श्रेणीवार वर्गवार काउंसलिंग किए जाने के पश्चात ही अभ्यर्थियों के द्वारा भरे गए विकल्प में उल्लेखित वरीयता क्रम एवं श्रेष्ठता मेरिट के आधार पर प्रशिक्षण हेतु सीटों को भरे जाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। यानी कि आपको पहले जो भी उम्मीदवार जैसे जिनकी श्रेणीवार, जैसे कि SC ST OBC या जनरल करके जैसे भी उनका श्रेणीवार दिया गया है सीटों का आवंटन, उस प्रकार से किया जाएगा। जितनी सीट अवेलेबल हैं उसके आधार पे आपकी काउंसलिंग की जाएगी। उसके बाद स्थानों के आधार पर यानी कि कौन कौन से जनपद से कहाँ कहाँ से कितनी सीटें अवेलेबल हैं उसके अनुसार वर्ग करके काउंसलिंग की जाएगी। और उसके बाद आपकी प्राथमिकता भी देखी जाएगी कि आपने कौन सी वरीयता भरी है, अपनी चॉइस भरी है, तो उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बन के आएगी और उसके बाद ही आपकी जो प्रशिक्षण है वो प्रारंभ हो पाएगा और उसको बनने में भी आपका टाइम लगेगा। तो 7वें पॉइंट के अकॉर्डिंग आप ये मान के चलिए कि आपकी मेरिट लिस्ट आने में कम से कम भी 1 महीने से ऊपर लगेगा। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग सकता है। मई तक आपका एडमिशन हो सकता है। अगला पॉइंट लिखा है कि NCERT उत्तराखंड देहरादून द्वारा काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड ननूरखेड़ा देहरादून के सभागार में प्रस्तावित है। तो यानी कि यहाँ पे ये इनका एड्रेस है, यहाँ पे आपको जाना है काउंसलिंग के लिए। उसके बाद लिखा है आपको काउंसलिंग में समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों सहित स्वयं उपस्थित वहाँ पे होना है आपको। और अभ्यर्थी इन प्रमाण पत्रों अभिलेखों को स्वप्रमाणित भी करना है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करना है। और एक एक फ़ोटोकॉपी या एक एक फ़ोटोकॉपी भी रखनी है आपको। और पासपोर्ट साइज़ की 2 नवीनतम फोटोग्राफ भी आपको रखना अनिवार्य है। काउंसलिंग के समय वहाँ पे आपके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। काउंसलिंग में आने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जो आपकी एज है वो 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं या आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, भी कार्मिक वर्ग के कार्मिक विभाग के जो भी लोग हैं, उनको वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी और न्यूनतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार छूट नहीं की जा सकती। यानी कि 19 वर्ष से तो कम किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट है विज्ञप्ति जारी होने की तिथि 5 सितंबर 2024 से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि से स्थापित किसी विश्वविद्यालय से चयनित उपवर्ग के अनुसार विषय और विषयों में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई हो। यानी कि आपका 5 सितंबर को आपकी
जो ये एडवर्टाइजमेंट है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो आया था, तो उससे पहले पहले आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन की जो आपकी मार्कशीट है उस पर 5 सितंबर 2024 से पहले की डेट होनी चाहिए, यानी कि अप्रैल की, मई की, जून की, इस तरह से होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के पास संबंधित श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। फोर्थ है ओबीसी में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जो होने चाहिए। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, जब भी आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि थी तब तक उनके पास सक्षम अधिकारी द्वारा जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए ओबीसी का। सेम एज इट इज़ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के पास भी यही प्रमाण पत्र होना चाहिए। अंतिम आवेदन की अंतिम तिथि से तक का आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। 6 है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा क्या होना चाहिए, निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित होने की पुष्टि हो सके। 7 है विकलांगता श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी के पास 40% या इससे अधिक दिव्यांगता का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। 8th पॉइंट है भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सोल्जर सेल्फ श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सेना से सेवानिवृत्ति संबंधित अभिलेख होना चाहिए। वो कहाँ से होना चाहिए, कमांडिंग ऑफिसर एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा वेरीफाइड या आपका बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद जिससे उनके भूतपूर्व सैनिक होने की पुष्टि हो सके। साथ ही सुनिश्चित कर लें कि उनका जो आयु है वो निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत ही हो। इसके अलावा इस परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त कर्मियों को दे है, उनके आश्रितों को नहीं। 9th है अनाथ श्रेणी में जो भी आते हैं उनके पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र उनका पास भी होना चाहिए। उसके बाद 10th है राज्य आंदोलनकारी के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी के पास सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उसके बाद 11th है अगर आप कुशल खिलाड़ी हैं, उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी के अंतर्गत आते हैं तो उनके पास भी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। 12th है ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों आरक्षण के श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड राज्य का मूल स्थायी निवासी होना जरूरी है। तो जो भी लोग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों जो रिजर्वेशन है वो ले रहे हैं तो उनके पास उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके पास होना जरूरी है। 13 पॉइंट है ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं हैं तो उनको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सैनिक, अगर वो सैनिक हैं, अर्धसैनिक बलों में उन्होंने कार्य किया है तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी भी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रूप से ऐसे कर्मी जिनकी जो सेवाएं हैं वो उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती थी, उसके लिए आपको क्या करना है, एक सर्टिफिकेट लगाना है के अनुक्रम में अभिभावक का नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाना जरूरी है, काउंसलिंग में प्रस्तुत करना होगा। नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र का नमूना संलग्न है, तो यहाँ पे नीचे नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो है उसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसको फॉर्म को भरेंगे और तब जाके आप काउंसलिंग में इसको लगाएंगे। जो भी उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं हैं उनको ये लगाना है ये वाला फॉर्म, और लेकिन जो यहाँ पे अर्धसैनिक बलों में जिन्होंने कार्य किया है उनको लगाना है, ये उनको लगाना है। और जो उत्तराखंड राज्य के बाहर के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने अर्धसैनिक बलों में कार्य किया है लेकिन जिनकी जो सेवाएं हैं वो उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती, उनको ये डॉक्यूमेंट लगाना है काउंसलिंग के समय। 14th है काउंसलिंग में अपने अभ्यर्थन से संबंधित मूल अभिलेख प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि जो आपके एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा इस स्थिति में, और इस संबंध में अभ्यर्थी कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। 15 है काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी अपने चयनित वर्ग श्रेणी के अनुसार निर्धारित तिथि को प्रतिभाग करे, यानी कि आपको 7, 8 और 9 आपके जो भी चयनित वर्ग है और श्रेणी है उसके अनुसार ही आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। उसके बाद है 16 काउंसलिंग के संबंध में किसी भी जानकारी है तो अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, आपको इन नंबर में अपना डाउट पूछ लेना है। और यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे देखिए नियोक्ता द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, आपको ये फॉर्म भर के वहाँ पे सबमिट करना है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे और फॉर्म को भर के वहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब हम लास्ट देख लेते हैं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दे रखा है जो कि उत्तराखंड राज्य के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों की राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम 2023 के प्रावधानुसार चिन्हित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को राज्याधीन सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किए जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप। तो यानी कि ये जो प्रमाण पत्र
यूज़ करना है वो किन को करना है, जो कि राज्य के उत्तराखंड राज्य के जो आंदोलनकारी हैं उनको ये डॉक्यूमेंट अपना लगाना है। 10% आरक्षण उनको, 37 आरक्षण उनको मिलेगा इस फॉर्म को भरने के बाद, जब वो सबमिट करेंगे। सेम आंदोलनकारियों को ही या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम 2023 के प्राविधानुसार राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आंदोलनकारियों के आश्रितों यथा स्थिति पत्नी अथवा पति, पुत्र एवं पुत्री जिसमें विवाह विधवा पति द्वारा परित्यक्य तलाकशुदा की स्थिति, तलाकशुदा पुत्री भी सम्मिलित है। तो अगर ऐसी किसी की कंडीशन है तो उनको ये वाला जो फॉर्म है वो भरना है। यहाँ पर भी उनको 10% का आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, तो उनके लिए ये वाला प्रमाण पत्र है, इस फॉर्म को भर के उन्हें सबमिट करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करी DLED 2023 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था, 2022 और 23 का एंट्रेंस एग्ज़ाम, और उसके लिए जो काउंसलिंग प्रक्रिया होनी है उसके इंस्ट्रक्शन देखे हमने, विज्ञप्ति देखी, और जो जो आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको फॉलो करते हुए आपको 7, 8 और 9 अप्रैल को अपना फर्स्ट काउंसलिंग के लिए जाना है। और आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, और सभी डॉक्यूमेंट्स हमने चेक भी कर लिए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लगाए थे उनको आपको 101% लेके जाना है, और उनको सेल्फ अटेस्ट भी करना है, उसमें साइन करके जाना है। फ़ोटोकॉपी आप लेके जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाएंगे, ताकि आपका जो वेरिफिकेशन है वो सही से हो पाए। और जिस दिन भी डेट आपकी गिवन है कि आपका जो काउंसलिंग है वो कौन सी डेट को है, 7, 8 और 9 में से, तो उसी दिन आपको जाना है। और जो अभ्यर्थी किसी भी कारणवश 7, 8 और 9 तारीख में जिनका भी काउंसलिंग है, अगर वो नहीं उपस्थित हो पाते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए एक तारीख और दी गई है, वो है 10 अप्रैल। उसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी तरह का कोई अन्य मौका नहीं दिया जाएगा। उसका स्वतः ही जो एडमिशन है, वेरिफिकेशन है, सब कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद उसका नाम आना मुश्किल है। तो आप ध्यान रखें कि आप टाइम से अपना जो काउंसलिंग है वो करवा लें। और जो आपकी फाइनल मेरिट बन के आएगी उसके बाद सेलेक्टेड स्टूडेंट का, जिनका प्रशिक्षण होगा यानी कि ट्रेनिंग चलेगी, उनकी अलग से लिस्ट बन के आएगी इसके बाद। और इसमें भी आपका समय लग सकता है, लगभग 1.5 महीना या 2 महीना मान के चलिए आपका लग जाएगा, अप्रैल और मई। तो मई लास्ट में या मिड में आपके एडमिशन होने के चांसेस हो सकते हैं इसमें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपको अगर मेरे इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।